बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। वी आर डिस्कसिंग चैप्टर नंबर 2 ऑफ फिजिक्स 9 दैट इज काइनेमैटिक्स। लास्ट लेक्चर में हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव किया था। आज के लेक्चर में हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। इससे पहले कि हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करें, सबसे पहले कुछ कॉन्सेप्ट्स लिख लेते हैं, कुछ पैराग्राफ लिख लेते हैं कि हम क्या काम आगे करेंगे, ताकि अगर आपने एग्जाम में लिखे तो आप डेरिवेशन से पहले ये पैराग्राफ लिखें ताकि एग्जामिनर को पता चले कि आप करने क्या जा रहे हैं। तो ये है वो पैराग्राफ, तो आपने इस पर ज़्यादा गौर नहीं करना। जो मैं बताऊंगा आपने मेरी बातों पर गौर करना है। और ये है वो फिगर। याद रखिएगा, फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन, तीनों इक्वेशन में ग्राफ जो हमारे पास है, फिगर, वो हमारे पास सेम ही रहेगी। तो सबसे पहले अब जो मैं आपसे कहूँगा वो आपने गौर से सुनना है। फ्रेंड्स, कंसीडर करें कोई भी बॉडी है, वो इनिशियल वेलोसिटी से मूव कर रही है। उसकी इनिशियल वेलोसिटी को मैं यहाँ पर वी आई कह रहा हूँ। यहाँ पर मैं न्यूमेरिक वैल्यूज नहीं ले रहा, क्योंकि अगर वो बॉडी इनिशियल वेलोसिटी, अगर वो बॉडी रेस्ट पर है तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी। अगर उस बॉडी ने बिल्कुल अभी ही ट्रैवल करना स्टार्ट किया है और हम उसको उसी टाइम पर देख रहे हैं जिस टाइम पर उसने ट्रैवल करना स्टार्ट किया, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कोई भी हो सकती है। तो हमें नहीं पता कि उस बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी क्या है, तो हम जनरल फॉर्म ले रहे हैं। हम यहाँ पर कह रहे हैं कि कोई भी बॉडी है वो इनिशियल वेलोसिटी से मूव कर रही है और उसकी इनिशियल वेलोसिटी वी आई है और वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है। लास्ट लेक्चर हमने बताया था कि हम स्ट्रेट लाइन मोशन देखेंगे ताकि हमारी डेरिवेशन सिंपल हो सके। और वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रही है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एक ऐसी एक्सेलरेशन होती है कि इक्वली टाइम इंटरवल पर वेलोसिटी चेंज ना हो, यानी टाइम चेंज हो लेकिन इक्वल हो। यानी पहले 2 सेकंड पर भी वेलोसिटी सेम थी, अगले 2 सेकंड पर भी वेलोसिटी सेम थी, उससे अगले 2 सेकंड पर भी वेलोसिटी सेम थी। यानी हर इक्वल टाइम इंटरवल के बाद अगर वेलोसिटी सेम आए तो हम कहते हैं कि ये बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रही है। तो एक बॉडी है, इनिशियल वेलोसिटी वी आई से मूव कर रही है, स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रही है और उसकी एक्सेलरेशन भी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है जो कि ए है। अब कुछ टाइम बाद वो बॉडी अपनी फाइनल वेलोसिटी को अचीव कर लेती है और उसकी फाइनल वेलोसिटी को हम कहते हैं कि उसकी फाइनल वेलोसिटी वी एफ है। और जिस टाइम पर उसने फाइनल वेलोसिटी अचीव किया उस टाइम को हम कहते हैं टी। क्लियर है? दोबारा सुन ले, कोई बॉडी है, इनिशियल वेलोसिटी वी आई से मूव कर रही है, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, उसकी एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। कुछ टाइम के बाद जो कि टी है, टी इज द टाइम, आफ्टर दैट टाइम उसकी जो वेलोसिटी थी वो फाइनल वेलोसिटी में कन्वर्ट होगी और उस फाइनल वेलोसिटी को हम कह रहे हैं वी एफ। और द मोशन ऑफ बॉडी इज डिस्क्राइब एज स्पीड टाइम ग्राफ। और इस मोशन को हम स्पीड टाइम ग्राफ से इंडिकेट कर रहे हैं। जहाँ पर हम स्पीड टाइम ग्राफ ले रहे हैं, हमने डिस्टेंस टाइम ग्राफ भी पढ़ा था, हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि यहाँ पर एक्सेलरेशन का फार्मूला होता है v डिवाइड बाई टी, यानी वेलोसिटी डिवाइड बाई टाइम। हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि हम यहाँ पर सिर्फ मैग्नीट्यूड को कंसिडर करेंगे, हम डायरेक्शन को नहीं देख रहे। तो जब हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, डायरेक्शन को नहीं देख रहे, तो स्पीड और वेलोसिटी में फ़र्क इस चीज़ का है कि स्पीड में हम मैग्नीट्यूड देखते हैं, जबकि वेलोसिटी में हम मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी देखते हैं। लेकिन हमने अपने आप को स्ट्रिक्ट कर दिया कि हम डायरेक्शन नहीं देख रहे, हम सिर्फ वेलोसिटी देख रहे हैं। तो इसलिए स्पीड और टाइम में कोई फ़र्क नहीं रहा, वो दोनों सेम है। तो हम कहेंगे कि एक्सेलरेशन का फार्मूला हो गया स्पीड डिवाइड बाय टाइम। तो दो क्वांटिटीज़ जिनकी रेशियो से एक्सेलरेशन मिल रही है वो क्वांटिटी स्पीड और टाइम है, इसलिए हम स्पीड टाइम ग्राफ देखेंगे, डिस्टेंस टाइम ग्राफ नहीं देखेंगे। तो मोशन ऑफ अ बॉडी को स्पीड टाइम ग्राफ से इंडिकेट करेंगे। और लाइन ए बी जो है ये बॉडी की मोशन को बता रही है कि इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी तक लाइन ए बी पिंक लाइन है और यही इसकी एक्सेलरेशन भी है जो कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, ये आपने नहीं भूलना। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में इस ग्राफ में हमने फाइनल वेलोसिटी निकालना सीखा था कि फाइनल वेलोसिटी कैसे निकालते हैं। वो जो हमारे पास इक्वेशन आई थी उससे आप फाइनल वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं, उससे आप एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हैं और उससे आप इनिशियल वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर अगर हम फाइंड करना चाहें कि इस बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर किया तो फिर हम क्या करेंगे। अब हम फाइंड करेंगे डिस्टेंस। तो द टोटल डिस्टेंस कवर बाय अ बॉडी इज शोन बाय शेडेड एरिया अंडर द लाइन ए बी। तो ये जो आपको लाइट ब्लू कलर में जो शेडेड एरिया नज़र आ रहा है पिंक लाइन के बिल्कुल नीचे, ये हमारे पास डिस्टेंस बताएगा उस बॉडी का कि बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर किया। हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा था कि आप अगर किसी भी बॉडी का डिस्टेंस फाइंड करना चाहते हैं विद द हेल्प ऑफ ग्राफ, तो आप उसका डिस्टेंस एरिया अंडर द कर्व से निकाल सकते हैं। यानी यहाँ पर जो लाइन है पिंक लाइन जो है इससे नीचे जितना शेडेड एरिया है
ये शेडेड एरिया अंडर द कर्व को शो कर रहा है। ये एरिया अंडर द स्ट्रेट लाइन, जो पिंक लाइन है, एरिया अंडर द स्ट्रेट लाइन, ये एरिया अंडर द कर्व को शो कर रहा है। तो हमने कहा था कि एरिया अंडर द कर्व हमारे पास डिस्टेंस होगा, यानी अगर हम एरिया अंडर द कर्व निकाल लेते हैं तो एरिया अंडर द कर्व निकालने के बाद जो हमारे पास आंसर आएगा वही हमारे पास डिस्टेंस होगा। क्लियर होगी बात? तो यहाँ पर आप देख रहे हैं मेरे पास OABD पिंक लाइन के अंडर जो एरिया बनता है उनको अल्फ़ाबेटिकली मैं शो करूँगा OABD से। ये OABD, ये 4 पॉइंट्स, ये OABD मेरे पास एरिया अंडर द कर्व बना रहे हैं और इनका एरिया जब मैं निकालूंगा तो मेरे पास एट द एंड ऑफ द डे मेरे पास डिस्टेंस आ जाएगा। तो ये मूव करते हैं डेरिवेशन की तरफ। तो स्टूडेंट्स अब हमने देखना है एरिया अंडर द कर्व। जहाँ पर पिंक लाइन जो है, ये पिंक लाइन पॉइंट A से B तक जो पिंक लाइन है, ये इसके नीचे जो शेडेड एरिया है ब्लू कलर का, मैंने आपको बताया ये एरिया अंडर द कर्व को शो कर रहा है। अब AB लाइन से नीचे आप देखें तो यहाँ से लेकर ये पॉइंट, ये पिंक लाइन सारा, ये मेरे पास क्या बन रहा है जी, ये मेरे पास ट्राइंगल बन रही है। और ये वाला पॉइंट OADC, ये मेरे पास क्या बन रही है, ये मेरे पास रेक्टेंगल बन रही है। तो मेरे पास 2 शेप्स आ गई, एक मेरे पास ट्रायंगल आ गई जो कि मैंने ब्लू लाइन से ड्रॉ की, और एक मेरे पास रेक्टेंगल आ गई जो कि मैंने ग्रीन कलर से इंडिकेट किया। तो एरिया अंडर द कर्व में मेरे पास 2 फिगर्स आ रही हैं। यहाँ पर एक फिगर मेरे पास ब्लू ये ट्रायंगल आ गई और दूसरी फिगर मेरे पास रेक्टेंगल आ गई। इन दोनों का एरिया मुझे निकालना है। जब मैं ट्रायंगल का एरिया निकालूंगा और जब मैं रेक्टेंगल का एरिया निकालूंगा, मैं इन दोनों को ऐड करूंगा, मेरे पास एट द एंड ऑफ द डे जो फाइनल एरिया आएगा वो मेरे पास डिस्टेंस कवर्ड बाय दिस बॉडी होगा। क्लियर होगी बात? तो यहाँ पर जो पहला पॉइंट यही आ जाता है कि क्योंकि मैंने डिस्टेंस निकाला है और डिस्टेंस एरिया अंडर द कर्व होता है, और एरिया अंडर द कर्व में मेरे पास 2 फिगर्स आ रही हैं, एक ट्रायंगल और एक रेक्टेंगल। मुझे पहले ट्रायंगल का एरिया निकालना पड़ेगा, फिर रेक्टेंगल का और उनको ऐड करूंगा तो मेरे पास डिस्टेंस आ जाएगा। तो ये टोटल डिस्टेंस S इक्वल टू मेरे पास किन 2 क्वांटिटीज के इक्वल हो जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो को OACD से इंडिकेट किया मैंने यहाँ पर फिगर में, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल जो कि ABC है। तो इन दोनों का जब मैं एरिया निकालूंगा तो उन दोनों एरियाज को जब मैं ऐड करूंगा तो मेरे पास डिस्टेंस आ जाएगा। क्लियर होगी ये बात? तो सबसे पहले अब हम देखेंगे कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल OACD, ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल हम कैसे निकालेंगे। ये है OACD, ये मेरे पास रेक्टेंगल है और इसका एरिया यहाँ पर फिगर में लिखा हुआ है, ये एरिया है। अब ये क्या चीज़ है, हमें मालूम है रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है। रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। क्लियर है ये बात? हमें मालूम है, हम छोटी क्लास में पढ़ के आए हैं कि एरिया रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ होता है। जहाँ पर अगर आप देखें तो मेरे पास इस OACD रेक्टेंगल की लेंथ क्या है, जी अगर आप देखें तो यहाँ पर मेरे पास इसकी लेंथ टाइम T है, और विड्थ क्या है, विड्थ मेरे पास CD बनती है। क्लियर होगा? CD क्या है मेरे पास जी, CD मेरे पास VI है, क्योंकि इसके कोऑर्डिनेट मैंने आपको बताया था कि ओरिजिन के कोऑर्डिनेट 0 होते हैं, ओरिजिन पे हर चीज़ 0 होती है। तो लेंथ मेरे पास T आ गई और मेरे पास विड्थ क्या होगी, VI। तो लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ किया तो मेरे पास क्या आ गया, ये चीज़ आ गई कि VI मल्टीप्लाई बाय T। तो रेक्टेंगल का एरिया मेरे पास VI मल्टीप्लाई बाय T आ गया। देखिए यहाँ पर हम सही तरह लिखेंगे, हम क्या कहेंगे कि एरिया रेक्टेंगल हमारे पास क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ होता है। ये बात होगी क्लियर कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमारे पास लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ होता है। अब लेंथ की हमारे पास क्या थी जी, लेंथ मेरे पास T है और T किन 2 पॉइंट्स में आ रही है, एक O पे और एक D पे। तो पहले मैं इसको लिखूंगा इस तरह से, OD मल्टीप्लाई बाय विड्थ मेरे पास VI है, लेकिन किन 2 पॉइंट्स के दरमियान में आ रही है, C और D पॉइंट के दरमियान में आ रही है। तो मैं विड्थ की जगह लिख दूंगा CD, और यही CD, या तो आप ये ले लें CD, या तो आप ये ले लें OA, क्योंकि CD OA के पैरेलल है। तो मैं लिख सकता हूँ कि विड्थ मेरे पास OA है। आप CD भी लिख दें कोई फर्क नहीं पड़ता। OD पे मेरे पास क्या आ रहा है, टाइम आ रहा है, ये T। तो OD की जगह मैं लिख दूंगा T मल्टीप्लाई बाय OA की जगह मेरे पास क्या आ रहा है, OA की जगह मेरे पास ये आ रही है वेलोसिटी, मैंने आपको बताया इनिशियल वेलोसिटी आ रही है, तो ये आ जाएगी VI। क्लियर होगी बात? अब क्योंकि T और VI मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो फाइनल मेरे पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल आ जाएगा VIT। यहाँ पे मैं लिखूंगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल है ये इज इक्वल टू VI
टी। ये मेरे पास आ गया एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये आपने याद रखना। अब मैंने निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्योंकि रेक्टेंगल का एरिया तो निकल गया, अब हमने निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल है मेरे पास ए बी सी है, मैंने आपको बताया। तो ए बी सी तक मेरे पास ग्राफ कुछ इस तरह से बन जाएगा ए बी सी, ये मेरे पास ट्रायंगल बनती है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल भी हमें मालूम होना चाहिए। एरिया ऑफ ट्रायंगल हमने पढ़ा था, एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारे पास क्या था, हम छोटी क्लास में पढ़ के आ चुके हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। हाइट को हम एच से डिनोट कर देते हैं। तो ये मेरे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल था कि 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। अब इसको हम देखेंगे यहाँ पर ग्राफ में कि बेस क्या है, हाइट क्या है, वहाँ से वैल्यू एक्सट्रैक्ट करके फार्मूले में पुट करेंगे, हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल आ जाएगा। 1/2 तो एज इट इज। बेस क्या है, अगर आप यहाँ पर देखिए तो बेस ट्रायंगल की बेस क्या होती है जी, ये बेस बनती है पॉइंट ए से सी तक, ये है ट्रायंगल की बेस। पॉइंट ए सी तक क्या है, ए सी में मेरे पास क्या आ रही है जी, ए सी ओ डी के पैरेलल है और ओ डी पे मेरे पास टाइम आ रहा है, यानी ए सी पैरेलल टू ओ डी। तो जो वैल्यू ए सी पे होगी वही ओ डी पे होगी, तो ओ डी पे तो वैल्यू टी है, यानी ए सी की भी वैल्यू मेरे पास टी आ। क्लियर होगी बात। अब हाइट देखनी है, हाइट ट्रायंगल की क्या नज़र आ रही है यहाँ पर आपको, बी सी। अब बी सी क्या चीज़ है, ये अभी हमने थोड़ा सा देखना पड़ेगा। बी सी मेरे पास क्या चीज़ है, बी और सी में मेरे पास क्या चीज़ आती है जी, बी पर मेरे पास आ रही है फाइनल वेलोसिटी, सी पे मेरे पास आ रही है इनिशियल वेलोसिटी, दो चीज़ें आ गई। क्लियर हो गया। हमने एक्सेलरेशन का फॉर्मूला पढ़ा था, हमने क्या पढ़ा था, ए इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई होल डिवाइड बाई टी। ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला पढ़ा था। बी पर हमारे पास वेलोसिटी वी एफ आ रही है, सी पर मेरे पास वेलोसिटी वी आई आ रही है। बी और सी जब दोनों को देखेंगे तो मेरे पास वी एफ माइनस वी आई हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। बी सी पॉइंट देख रहे तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, तो हमें पता है वी एफ माइनस वी आई, यानी ये जो वी एफ माइनस वी आई है ये मेरे पास पॉइंट है बी सी, और यही है हाइट। हमें इस बी सी को निकालना है। बी सी के नीचे टी डिवाइड हो रहा है, हमें टी नहीं चाहिए, हमें खाली बी सी चाहिए, क्योंकि बी सी हाइट है और हमने फार्मूले में हाइट डालनी है। बी सी हाइट है तो हमें ये नहीं चाहिए टी। क्लियर हो गया। टी नहीं चाहिए तो टी जहाँ पर हो रहा है डिवाइड, वहाँ पर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो बी सी इज इक्वल टू ए टी हो जाएगा। क्लियर हो गया। वी एफ माइनस वी आई बी सी है, तो वी एफ माइनस वी आई की जगह मैंने बी सी लिख दिया। ये टी यहाँ पर डिवाइड हो रहा था, वहाँ पर ए के साथ जाकर मल्टीप्लाई हो गया, तो मेरे पास बी सी इज इक्वल टू ए टी आ गया। क्लियर हो गई बात। आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई कि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला वी एफ माइनस वी आई डिवाइड बाई टी होता है। तो बी पे वी एफ आ रही है, सी पर वी आई आ रही है, बी सी जब देखेंगे तो वी एफ माइनस वी आई हो जाएगा, तो वी एफ माइनस वी आई की जगह मैं बी सी लिख दूंगा। अब क्योंकि मुझे बी सी चाहिए, क्योंकि ये ट्रायंगल की हाइट है, तो टी डिवाइड हो रहा है, वहाँ पर जाकर ए के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो बी सी की वैल्यू मेरे पास ए टी आ जाएगी। तो बेस मेरे पास आ गई टी, हाइट मेरे पास आ गई ए टी। तो यहाँ पर एरिया ऑफ रेक्टेंगल में सबसे पहले मैं लिखूंगा 1/2 मल्टीप्लाई बाई बेस की जगह मेरे पास क्या आया, ए सी आया। मैंने आपको बताया ए सी, तो सबसे पहले हम अल्फ़ाबेट्स में लिखेंगे ए सी मल्टीप्लाई बाई हाइट में मेरे पास क्या आया, बी सी आया था, तो हम पहले अल्फ़ाबेटिकली लिखेंगे बी सी। 1/2 एज इट इज रहेगा, 1/2 एज इट इज। अब यहाँ पर ए सी की जगह मैंने क्या कहा था, ए सी ओ डी सेम है, तो ए सी की जगह मैं लिख दूंगा टी मल्टीप्लाई बाय बी सी की जगह क्या आया था, ए टी आया था, तो ये मैंने लिख दिया बी सी की जगह ए टी। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आ जाएगा मेरे पास, फाइनल फॉर्म एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आ जाएगी, इज इक्वल टू 1/2 एज इट इज ही रहेगा, उनमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी। 1/2 मल्टीप्लाई बाय ए तो सिंगल है, वो तो ऐसे ही आ जाएगा, टी दो दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा है। हमने मैथ का रूल पढ़ा था कि बेसिस सेम होती हैं तो पावर्स ऐड हो जाती है। यहाँ पर भी टी की पावर 1 है, यहाँ पर भी टी की पावर 1 है, तो टी एक दफ़ा आ जाएगा, 1 + 1 2। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1/2 ए एज इट इज आ जाएगा, टी का स्क्वायर। ये मेरे पास आ गई एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब यहाँ पर जब आप एग्जाम में लिख रहे होंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल के बारे में, तो आपने पहले ये जरूर बताना है जो मैंने ऊपर लिखा कि ए इज इक्वल टू बी एफ माइनस बी आई, कि बी सी कैसे आया। क्लियर है, बुक में ये नहीं लिखा, लेकिन आपने ये लिखना है कि बी सी आया कैसे, क्योंकि बी सी
वी एफ माइनस वी आई था, डिवाइड बाय टाइम किया तो एक्सेलरेशन आ गई, टी को तो जाके मल्टीप्लाई किया तो बी सी वी एफ माइनस वी आई इज इक्वल टू ए टी आ गई। क्लियर है? तो ये बात पहले आप लिखेंगे, उसके बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल का हवाला देंगे और उसके बाद आपने सारी चीज़ें लिखनी है। क्लियर होगी बात? अब ये एक्स्ट्रा चीज़ें को इरेज करते हैं और अब फाइनल, क्योंकि हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल भी आ गया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल भी आ गया, इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगा। तो अब आइए इन दोनों को ऐड करते हैं। तो टोटल डिस्टेंस मेरे पास क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो इसको यहाँ पर लिखते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल मेरे पास ये आया था वी आई टी, तो मैं लिखूंगा पहले वी आई टी इस तरह। अब वी आई टी प्लस, याद रहे हम इस वाले इक्वेशन में पुट कर रहे हैं, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल मैंने लिखा वी आई टी। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल मेरे पास ये आया था 1/2 ए टी स्क्वायर, तो प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। ये मेरे पास आ गई सेकेंड इक्वेशन मोशन। इसको अगर सही तरह लिख करके लिखिए तो मेरे पास हो जाएगा जहाँ पर s इज इक्वल टू, क्योंकि s डिस्टेंस है, वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। ये मेरे पास आ गई सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। क्लियर होगी बात? तो ये था हमारा आज का लेक्चर। हमने सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को देखा। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन फाइनल वेलोसिटी से रिलेटेड था, हमने वो निकाला। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास डिस्टेंस से रिलेटेड था, हमने डिस्टेंस निकाला, डिस्टेंस एरिया अंडर द कर्व था। अब अगर आपके पास इनिशियल वेलोसिटी गिवन होती है, एक्सेलरेशन गिवन होता है, टाइम गिवन होता है, तो आप वो तीनों चीज़ें इस फार्मूले में डालेंगे तो आपके पास उस बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर किया है ये आपके पास आ जाएगा। क्लियर होगी बात? आई होप आज के लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। फिर भी अगर कोई क्वेरी है, फिर भी अगर कोई क्वेश्चन है तो फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन इन द कमेंट बिलो। आपसे मुलाकात होती है इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह।